काफ़ी सेशंस को आपने देख लिया होगा, दारा कारक को आपने हर तरह से समझ लिया होगा, लेकिन कैसा हो हम आपके ही चार्ट में आपके ही दारा कारक से ये समझ लें कि आपके स्पाउस के नेम लेटर क्या हो सकते हैं, किस पर्टिकुलर टाइम पे मंथ में कोई रिलेशन जो है वो बिल्डअप हो सकता है, क्या रिलेशन सस्टेन करेगा या नहीं, ये भी अंडरस्टैंडिंग और आंसर आपके ही चार्ट से मिल सकता है। एंड बिलीव मी गाइस, आप इस सेशन को देखने के बाद आपके दारा कारक के मास्टर बन सकते हो। आप ये समझ पाओगे कि मेरा दारा कारक, मेरा डी के जो प्लैनेट है वो कब एक्टिवेट होता है और इसको मैं दूसरे प्लैनेटों से कैसे अलग करूं। कुछ लोग जो होते हैं वो दारा कारक शुक्र, सेवंथ हाउस लॉर्ड नवामशा लॉर्ड, सेवंथ हाउस कंजंक्शन एस्पेक्ट, सब चीजों को मिक्सअप कर देते हैं और आंसर ये तरह से निकल के आता है कि रिलेशन सर्वाइव नहीं करेगा। बट आप उनसे पूछोगे कि क्या इसके पीछे का रीजन क्या रहेगा, तो उन्हें भी नहीं पता कि ये क्यों सर्वाइव नहीं करेगा। लेकिन आप इस सेशन को देखने के बाद इस चीज को समझ पाएंगे कि अगर रिलेशन सर्वाइव करता है तो क्यों करता है, और नहीं करता है तो क्या उपाय मैं इसके लिए कर सकता हूँ। क्योंकि दारा कारक आत्म कारक का ये वो कॉन्सेप्ट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो आपको आपके पिछले जीवन की यात्रा के ऊपर लेके चले जाते हैं। एक सिंपल सा फंडा है, आत्म कारक नवामशा में जहां भी बैठा हुआ है उससे पिछला जोडियक साइन आपके इष्ट देव के बारे में बताता है। और इष्ट देव ये करते क्या है, ये आपको मोक्ष की यात्रा पे लेके जाते हैं। मोक्ष मतलब समाधान, आपके जीवन में जो भी आप समस्याओं के अंदर फंसे हुए हैं उनका समाधान आपको इनके माध्यम से मिलता है। आत्मा जिन इश्यूज में, प्रॉब्लम्स के अंदर फंसी हुई है उनका समाधान यहाँ से आता है। तो क्या दारा कारक से 12th राशि इन द नवामशा मैरिज के समाधान नहीं कर सकती है? कर सकती है। दारा कारक से 12th राशि इन द नवामशा मैरिज के लिए इष्ट देव के बारे में बताती है कि विवाह के अंदर जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनका समाधान एकमात्र ऊर्जा के माध्यम से हो सकता है। तो इस चीज़ का भी पता आपको इस सेशन के माध्यम से लग पाएगा। शुरू करते हैं दारा कारक का इन 12 राशि की ये डिवाइन यात्रा। गाइस, दारा कारक क्या है? दारा कारक जेमिनी एस्ट्रोलॉजी की एक बहुत शानदार व्यवस्था है। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी और पाराशर एस्ट्रोलॉजी दोनों के अंदर दो डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट हैं कि एक स्थिर कारक होता है, एक चर कारक होता है। स्थिर कारक होता है शुक्र, प्रेम संबंधों के लिए, रिलेशंस के लिए, जो आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए वो एक ही प्लैनेट है शुक्र, वो स्थिर कारक है। और दूसरा कारक होता है चर कारक, जिसे हम कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट नेम से, कि चर कारक का अर्थ होता है जो प्लैनेट आपके चार्ट के अंदर डिग्री चेंज करने से व्यवस्था को बदल लेता है। जैसे कि अगर कोई प्लैनेट 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री के ऊपर बैठा हुआ है तो वो दारा कारक हो जाएगा। और वही प्लैनेट अगर किसी के चार्ट में 29, 28 डिग्री का हो तो वो उसके लिए उसका आत्म कारक हो जाएगा। दारा कारक होता क्या है? दारा कारक वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री चार्ट में सबसे कम होती है, जिसकी डिग्री चार्ट के अंदर सबसे कम होती है, वो आपका दारा कारक बन जाता है। दारा कारक के अंदर एक एनर्जी होती है, वो हमेशा राहु से अपने आप को रिफ्लेक्ट करता है। पंजाब के अंदर राहु को भ्याहू कहा जाता है। भ्याहू का मतलब होता है राहु की दशा, सब दशा मैरिज करा सकती है। क्यों करा सकती है राहु की दशा, सब दशा मैरिज को? क्योंकि राहु दूसरों के साथ अटैच होना चाहता है, जुड़ना चाहता है। इसीलिए चार्ट के अंदर जो भी प्लैनेट कम डिग्री के अराउंड बैठे हुए होते हैं उनमें राहु की ऊर्जा ज़्यादा होती है। वो ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। जैसे जैसे प्लैनेट की डिग्री बढ़ती है वो केतु की तरह व्यवहार करने लगता है। केतु इज द आत्मकार का एनर्जी। 29, 28 डिग्री के अराउंड जैसे ही प्लैनेट जाता है वो केतु की तरह एक्टिवेशन में आ जाता है, केतु की तरह व्यवहार करना शुरू कर देता है। हम इस जजमेंट में राहु को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि राहु इज द भ्याहु। राहु की दशा, सब दशा जिसके चार्ट के अंदर विवाह ना हो रहा हो उसको भी मैरिज की तरफ लेके चली जाती है। राहु नेचुरल विवाह का कारक है, तो राहु को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप राहु को इंक्लूड कर लेते हैं तो राहु की जो डिग्री है उसे 30 में से घटाइएगा, 30 में से माइनस करिएगा, जो डिग्री बच के आपके पास आती है वो राहु की वास्तविक डिग्री बन जाएगी फॉर द दारा कारक कॉन्सेप्ट। नॉट कि ये राहु की वास्तविक डिग्री है, ये दारा कारक के लिए हम देखेंगे। जो भी चार्ट के अंदर राहु 29, 28 डिग्री के राउंड का बैठा हुआ है इंडिकेट करता है ये दारा कारक बन सकता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री का है, नहीं बनेगा, उस राशि से वो निकलने वाला है। अब हमें क्या पता लगा है कि दारा कारक वो प्लैनेट है, वो ऊर्जा है जो हमें हमारे संबंधों के बारे में बताती है। चर कारक है, बदलता रहता है, और इसकी तुलना आप शुक्र के साथ कर सकते हो। शुक्र बहुत दृढ़ है, स्थिर है, लेकिन दारा कारक स्थिर नहीं है। दारा कारक में चेंजेस होते रहते हैं। तो दारा कारक के अंदर हमेशा कौन सी ऊर्जाएं होती हैं? शुक्र की और राहु की, इन दो प्लैनेटों की ऊर्जा दारा कारक में मिश्रित होती है, बनी हुई होती है। कमाल की बात है, नीता अंबानी के चार्ट में शुक्र इज द दारा कारक। शुक्र दारा कारक, दारा कारक में राहु और शुक्र की एनर्जी अपने आप आएंगी। शुक्र उनके पास है, एक शुक्र और आया और राहु और आया, तो अब आप उनके स्पाउस की स्थिति को देख लीजिए। नॉट फ्रॉम द लुक साइड बट फ्रॉम द वेल्थ साइड। किस वजह से? मल्टीप्लाई हो गया, प्लैनेट ने अपनी ऊर्जा को मल्टीप्लाई कर लिया। इसीलिए जो भी धारा कारक होता है उसके अंदर शुक्र और राहु की ऊर्जा होती है, जो आत्म कारक होता है उसके अंदर केतु की या सूर्य की ऊर्जा
देखने को मिलती है, उसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो दारा कारक आपने देख लिया है अपने चार्ट के अंदर। बिलीव मी गाइस, बहुत स्मार्ट लोग हैं आप अगर आपने सीधा ही दारा कारक फिगर आउट कर लिया है, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो मैं आपकी मदद करता हूँ उस चीज़ के अंदर। आपको आपके चार्ट को खोल लेना है, उसके आगे हर प्लैनेट के आगे एक डिग्री लिखी हुई है, जिसमें देखिए सबसे कम जो डिग्री है 2, 3, 4 के अराउंड जो प्लैनेट है, 0 भी है, उसको भी दारा कारक के अंदर काउंट ऑन किया जाएगा। राहु की जो डिग्री है उसे 30 में से घटाइए, जैसे राहु 25 का है, 30 में से 25 गए, बचा 5। अगर 5 सबसे कम है आपके चार्ट के अंदर, 5 से ज़्यादा पे हैं प्लैनेट, तो राहु आपका दारा कारक बन जाएगा। अब आपने दारा कारक को फिगर आउट कर लिया। ये दारा कारक क्या है? ये दारा कारक इन एक्चुअल पास्ट लाइफ की अधूरी इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है कि पास्ट लाइफ में कितनी अधूरी इच्छाएं एक इंसान की रही हैं, और वो अधूरी इच्छाएं क्यों रही हैं, किसने आपका अपोज करा है, ये तक मैं आपको इस सेशन के अंदर बताऊंगा कि इसकी नवमांश में क्या भूमिका होती है। तो हमारे साथ बने रहिए। दारा कारक वो ऊर्जा है जिसको अपोज किया गया है, विरोध किया गया है, जो कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी डिज़ायर, जिसकी इच्छाएं अभी भी पर्सन के अंदर बनी हुई हैं। जैसे एक बच्चा होता है ना, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री बाल अवस्था पे प्लानट होता है। तो बाल अवस्था में कैसे होता है? डरा रहता है, सहमा रहता है। उसी तरह दारा कारक भी एक डरा हुआ प्लानट होता है। डरा हुआ प्लानट का मतलब है कि ये प्लानट अपने आप को बहुत सोसाइटी में लोगों के सामने रिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, इसीलिए रिलेशंस, प्रेम, विवाह, इन सब चीज़ों का कारक एक चार्ट के अंदर मूलतः दारा कारक होता है, और उसके बाद शुक्र होता है। दारा कारक का एक्टिवेशन किसी पर्सन तो को आपके जीवन के अंदर लेके आ सकता है, उसको भी अभी हम समझेंगे। दिस इज दारा कारक। अब हुआ क्या है कि हमारे पास दारा कारक आ गया है। अब ये दारा कारक हवा में तो होगा नहीं, या तो किसी राशि में होगा या किसी हाउस के अंदर होगा। तो दारा कारक का जो राशि होता है, दारा कारक की राशि में जो पोजीशन होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है। ये पोजीशन आपको ये बताती है कि आप इस जीवन में किस चीज़ की तलाश कर रहे हो, क्या वो कमी है जो आपकी आत्मा, आपकी सोल के अंदर रिफ्लेक्ट करती है, जिसे आप कंप्लीट करने के लिए, पूर्ण करने के लिए इस जीवन के अंदर आए हो। तो दारा कारक की राशि को हमें देखना होगा। राशि से हमें नेम मिलते हैं, नेम लेटर्स मिलते हैं, राशि से हमें इष्ट देव मिलते हैं, राशि से हमें ये पता लगता है कि भैया मैं जो पर्सन मिलेगा उसके अंदर क्या बेसिक नेचर या बेसिक ट्रेड्स देख सकता हूँ। हमेशा याद रखिएगा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक परफेक्ट पॉइंट है कि जो भी प्लैनेट होता है उससे 7th राशि जो है आपके जीवन में किसी इंसान को स्थापित करती है। तो जैसे कि 7th हाउस के स्वामी से 7th राशि स्पाउस लाती है, उसी तरह दारा कारक से 7th राशि भी रिलेशंस लेके आती है। लेकिन ये रिलेशंस की स्टार्ट है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट है। किसी ने मुझसे पूछा था कि एक फीमेल जिनके बच्चे ने शादी करने से मना कर दिया। अब एक सूर्य इस दारा कारक का, सूर्य उसका दारा कारक था, उसने मैरिज से ही मना कर दिया। उसका रीज़न क्या है पता है? कि उसके चार्ट के अंदर सूर्य स्टेटस, पावर को रिप्रेजेंट करता है, शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। अब बताइए क्या ये घर से बाहर जाता है? नहीं जाता है। दूसरी बात, क्या घर में हर इंसान इसकी बात मानता है? मानता है। इसके हुक्म को माना जाता है, जो भी ऑर्डर देता है उसको फॉलो करा जाता है। अगर इस तरह की संभावनाएं हैं तो मैरिज कभी भी नहीं होगी। उसका रीज़न क्या है? जो प्लानट एक्सप्लोर करना चाहता था आपने उसको एक्सप्लोर करवा दिया, अब वो लिमिटेड हो गया, वो और एक्सप्लोर करना ही नहीं चाहता। तो जब भी कोई पर्सन क्वेश्चन आपसे पूछे कि भैया विवाह की इच्छा नहीं है, डिज़ायर नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, इन सब का आंसर कहाँ से मिलेगा? दारा कारक से। आपका चंद्रमा दारा कारक है, आप अपने फ्रेंड सर्कल में बहुत इमोशनल इंसान हो, इमोशनली वेल कनेक्टेड हो, मैरिज हो पाना बहुत मुश्किल है। आपका जुपिटर दारा कारक है, आपने लोगों को एजुकेशन दे रखी है, नॉलेज शेयर आउट करते हो, आपने सोशल ग्रुप बना रखा है अपना जिसमें नॉलेज आप देते रहते हो दिन भर, मैरिज होना मुश्किल है। आपको डिले का सामना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने दारा कारक को पहले ही एक्सप्लोर कर लिया। जो वो एक्सप्लोर करना चाहता था, जो वो समझना चाहता, आप उसको समझा के बैठे हुए हो। तो यहाँ करना क्या चाहिए? दो स्थितियाँ हैं। दारा कारक से क्या पता लगता है? पहली बात, अगर आपने दारा कारक को फुलफिल कर दिया है, सूर्य स्टेटस, पावर, घर के अंदर सब बात मानते हैं, बाहर जाता नहीं है, मैरिज नहीं होगी, क्योंकि इंसान ने पहले उसको सेटिस्फाई कर लिया, भैया तू यहीं सेटिस्फाइड हो जा। दूसरा, दारा कारक अगर आपके चार्ट के अंदर अफ्लिक्टेड है, पीड़ित है, 6 से 12 हाउसेज में है, अस्त है, रेट्रो है, कुछ भी अजीब हरकत है उसके साथ जिसको मैं आगे और एक्सप्लोर करूंगा, तो फिर विवाह में दिक्कत आएंगी। उसका रीज़न क्या है? पर्सन इनिशिएटिव ही नहीं ले पाएगा। ही इज़ नॉट एबल टू इनिशिएट, ही इज़ नॉट एबल टू इनिशिएट। इसीलिए दारा कारक इंडिकेट मैक्सिमम टाइम ये करता है कि आप इनिशिएट कैसे करते हैं किसी संबंध को, किसी रिलेशन को। सूर्य इज योर दारा कारक का थोड़ा स्टेटस, ईगो जब आपका पुश ऑन होगा, दबेगा आपका, आपकी सेल्फ इमेज जब लोग उसको दबाएंगे, उसको पीड़ित करेंगे, तब जाके आप यू आर गोइंग टू इनिशिएट। आपका मून दारा कार का है, इमोशनल तरीके से यू गोइंग टू इनिशिएट। आपका जुपिटर दारा कार का है, इंटेलेक्चुअली यू गोइंग टू इनिशिएट। ये इनिशिएट करने का तरीका है। अगर ये पीड़ित हो गया पर्सन, फिर एस्ट्रोलॉजर्स को गलत सलत बोलते घूमते हैं कि भैया इतनी टाइमलाइन दी थी, ये डीले डीले ख़त्म ही नहीं हो रहा, डीले। इसका क्या रीज़न है? भैया आपका दारा कारक हैवीली अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड का इसका इंडिकेशन ये हो गया, पहली कि
हम सेटिस्फाई हैं, घर के अंदर ही रहते हैं, बाहर जाते नहीं हैं, तो हमने हमारा सोशल ग्रुप बना के बैठे हुए हैं। दूसरा, इतना एफ्लिक्टेड है कि हम इनिशिएट ही नहीं कर पाते, इस वजह से पर्सन को डिले तक का सामना करना पड़ता है। दूसरा दारा कारक का प्रिडिक्शन पॉइंट है, जैसे आपने दारा कारक को ढूंढ लिया है तो उसकी राशि को देखिए कि इस राशि में बैठा हुआ है, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सेकंड पॉइंट ऑफ दारा कारक का, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दारा कारक का एक्टिवेशन। जैसे कि दारा कारक मेष राशि में है, मेष राशि का एक्टिवेशन पता है आपको कब होता है? अप्रैल से मई के मंथ में होता है। यहाँ पे कोई संबंध बनने की संभावना है। दूसरी बात, इसका इनिशिएटिव कब होता है, कब ये अपने आप को एक्सप्रेस अप करती है? अकॉर्डिंग टू अक्टूबर नवंबर के अंदर, तो वहाँ पर कोई संबंध बनने की संभावना बहुत प्रबल हो जाती है। तो ये होता है इनिशिएट होना। हमारे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य की वजह से हर राशि एक समय पे, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्टिवेट होती है, वहाँ पर कोई संबंध बनने की संभावना बहुत प्रबल है दारा कारक से। और अगर बना है तो ये ध्यान रखिएगा, दैट वाज मोर लाइक अ सोलमेट टाइप ऑफ रिलेशन, और वाज द इन डेप्थ डिज़ायर ऑफ योर सोल, योर आत्मा, कि भैया इस चीज़ को तो मुझे एक्सप्लोर करना ही करना है। इस वजह से एक डिले का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका चार्ट के अंदर, आपके चार्ट के अंदर दारा कारक नवमांश के सेकंड हाउस में बैठ गया है, और विवाह में कभी पहले कोई दिक्कत आई है, और आप ऐसी ही ऊर्जा के साथ कनेक्टेड हो, जैसे पहले किसी ने ईगो से आपको दिक्कत दी, अभी भी किसी ईगोइस्टिक पर्सन के साथ कनेक्टेड हो, तो विवाह हो पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा। ये एक बहुत अजीब तरह का कॉन्सेप्ट है, काफ़ी रिसर्च के बाद ये जो है वो सामने निकल के आया है कि ये विवाह नहीं होने देता है। दारा कारक का नवांश के सेकंड हाउस में होना, दारा कारक से कनेक्टेड प्लैनेट का नवमांश के सेकंड हाउस में होना भी विवाह करवाने में दिक्कत का सामना करवा देता है। रीज़न क्या है? रीज़न हम आपको आगे बताएंगे। सेकंड पॉइंट। थर्ड दारा कारक का प्रिडिक्शन पॉइंट है, दारा कारक आपका जिस नक्षत्र में है, सामने वाले के चार्ट में भी कोई इंपॉर्टेंट जोडियक, या फिर आप कह सकते हैं मून साइन, सन साइन, लगन, या फिर कोई इंपॉर्टेंट प्लैनेट उस नक्षत्र के अंदर होगा। दिस इज अ नक्षत्र एक्सचेंज टाइप ऑफ एनर्जी, ऑलवेज हैपन्स विद द दारा कारक का एनर्जी। हमेशा ये दारा कारक के साथ होती है। इन द फोर्थ, आपका दारा कारक, योर दारा कारक, जो आपके रिलेशन, संबंध, इन सब चीज़ों के बारे में बताता है, इसका आपके स्पाउस के चार्ट में बहुत इंपैक्ट है। कई बार लोग पूछते हैं, इज इट कार्मिक संबंध, समथिंग कार्मिक, समथिंग बैड, समथिंग गुड? आंसर इज़ वेरी सिंपल। आपके दारा कारक की आप राशि देखेंगे, उस राशि को हमेशा पता है हर्ट कौन करेगा? एट्थ नवांश हर्ट करेगा। जैसे किसी का अगर कहे दारा कारक है वृषभ राशि में, तो एट्थ नवांश कौन हुआ? वृषभ से एट्थ इज धनु। अगर उसके चार्ट में धनु नवांश में कोई प्लानट बैठा हुआ है तो वो उसको हमेशा हर्ट करेगा इन द संबंध, इन द रिलेशन। अपने चार्ट के, अपने स्पाउस, अपने पार्टनर के चार्ट में देख लीजिए, क्या धनु इज हैवी, धनु में क्या कोई प्लानट है, और अगर है तो क्या यू आर गोइंग टू लाइक इट, नॉट लाइक इट, डिसलाइक, लाइक, क्या हो रहा है वहाँ पे? दैट ऑल्सो विल गिव यू अ क्लू अबाउट द बेसिक केमिस्ट्री और बेसिक सस्टेनेबिलिटी ऑफ दैट रिलेशन। अब इससे भी आगे चलते हैं और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जिसमें आप ये समझ पाएंगे कि आप क्या वो चीज़ है जो, या वो क्या वो उपाय है जो आपको मदद कर सकता है किसी भी मैरिज को सेव करने में। आपका दारा कारक ही ये बताता है। आपको करना क्या है? आपको दारा कारक को नवांशा में लेके जाना है। नवांशा में जहाँ बैठा हुआ है उससे पिछली राशि या पिछले भाव में जो भी प्लानट है या जो राशि का स्वामी है वो आपके इष्ट देव की तरह हैं। आपको इनके उपाय करने हैं। कम से कम इनके फास्ट तो करना शुरू कर दीजिएगा। जैसे चंद्रमा है तो सोमवार के उपाय, सोमवार का फास्ट, आपकी मैरिज की लाइन अपने आप ही एक सही रिदम, एक सही वाइब्रेशन के अंदर आ जाएगी। दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम दारा कारक। तो इतनी सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिलती हैं। आपको बस चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। जो अप्लाई कर पाएगा वो स्मार्ट पर्सन है, जो नहीं कर पाएगा वो भी विद टाइम, अगर आप देखते रहते हो तो आप इस चीज़ को सीख जाओगे। फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करती हैं। अब हम चलते हैं दारा कारक का इन द ज़ोडिएक साइन पे। तो अगर आपका दारा कारक मेष राशि में है तो मेष राशि का गाइज मोटो होता है आई एम। मेष राशि हमेशा ये स्थिर करके दिखाएगी, ये दिखाना चाहेगी कि मैं हूँ, मेरी प्रेजेंस फील करो, मेरे इनिशिएटिव्स को देखो, मैं कितना तुम्हारे लिए करता हूँ, इस चीज़ को देखो। ये मेष राशि की बेसिक आदत होती है। आपका दारा कारक मेष राशि के अंदर है तो उसके बेसिक बिहेवियर में ये चीज़ें आएंगी ही आएंगी। मेरे इनिशिएटिव को देखो, मेरे बिहेवियर को देखो, मैं कितना तुम्हारे लिए करता हूँ, आई एम, मेरी प्रेजेंस को फील करो। तो थोड़ा डोमिनेंस यहाँ से झलकता है, इनिशिएटिव लेने की पावर यहाँ से झलकती है। और इसी के साथ साथ इस संबंध को सबसे अधिक हर्ट करता है स्कॉर्पियो नवांशा। अपने चार्ट में स्कॉर्पियो नवांशा देख लीजिएगा, अगर वहाँ कोई प्लैनेट बैठा हुआ है दैट गोइंग टू हर्ट यू। स्कॉर्पियो इन जनरल दिस नवांशा की एनर्जी होती है थोड़ी मिस्टीरियस, थोड़ी सीक्रेटिव, तो उसका हर्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकता है।
द स्कॉर्पियो साइड, तो किस चीज़ से बचना चाहिए ये भी मैंने आपको बता दिया है। थर्ड, इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक के अंदर कहीं ना कहीं सोल की बेसिक डिज़ायर है नए नए संबंधों को एक्सप्लोर करना और लोगों को अपनी प्रेजेंस फील करवाना, ये इस ज़ोडिएक साइन की बेसिक एनर्जी है। तो ये तो आपके पार्टनर या आपका पर्सन या आप टू द अदर रिलेशंस फील करवाओगे, क्योंकि ये चर राशि है तो इसमें एक संबंध बने नो, इसके अंदर मल्टीपल संबंध, एक से अधिक संबंध रह सकते हैं। इसका इनिशिएशन कब होता है? ये इनिशिएट होती है अप्रैल से मई के मंथ में, वहाँ पे ये इनिशिएट होती है, और दूसरी बार इसका इनिशिएट होना होता है अक्टूबर से नवंबर के मंथ में। तो इन 2 मंथों में संबंध बनने के सबसे स्ट्रॉन्ग चांसेस फॉर द मेष दारा कारक देखने को मिलेंगे। अब इसके नेम लेटर्स आते हैं, तो इसमें बहुत नेम लेटर्स हैं गाइस। जब तक हम नक्षत्रों में नहीं जाएंगे मैं एक नेम लेटर का सेट आपको नहीं बताऊंगा, मैं आपको काफ़ी नेम लेटर्स दूंगा। शुरुआत के जो नेम लेटर्स हैं वो सबसे ज़्यादा एक्टिव आपको दिखाई देंगे इन द बेसिक यू से नेम ऑफ योर पार्टनर, उसकी पूरी व्यवस्था में ये नेम लेटर्स आएंगे। जैसे कि आई हो गया, यू हो गया, ए हो गया, डी हो गया, एम, वाई, के, एच और जी। ये नेम लेटर्स बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट कर सकते हैं आपके पर्सन के अंदर। स्टार्टिंग के नेम लेटर्स का इम्पैक्ट सबसे स्ट्रांग आएगा, धीरे धीरे इनका इन्फ्लुएंस जो है घटता हुआ चला जाता है। थर्ड में आप डाल दें तो एस नेम लेटर को भी डाला जा सकता है। इन जनरल मैंने दारा कारक अगर मेष में हो तो 2 ही समस्या देखी हैं, या तो हाइट के इश्यूज आते हैं इन द मैच मेकिंग, और द सेकेंड इज बालों से रिलेटेड इश्यूज को फील करना पड़ता है या फेस करना पड़ता है। इन जनरल वर्क लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है, या फिर कुछ सीक्रेटिव या मिस्टीरियस चीज़ें जो हैं संबंधों को डिस्टर्ब कर सकती हैं, तो थोड़ा सा उनका ध्यान रखना चाहिए। इफ वी टॉक अबाउट दारा कारक इन द टॉरस नवा टॉरस ज़ोडिएक साइन, वेल देखिए टॉरस का बेसिक मोटो होता है आई हैव। टॉरस कहती है कि मैं सब चीज़ों को कंट्रोल करने की आदत रखती हूँ। मेरा जो स्ट्रेंथ है वो मेज़र होता है कि मेरे घर में कितना सामान है, दूसरा मेरा बैंक बैलेंस कितना है, एंड द थर्ड मेरे अपने फैमिली के साथ रिलेशंस किस तरह से हैं। टॉरस एक ऐसा ज़ोडिएक साइन है जो बहुत स्थिर ज़ोडिएक साइन है। स्थिर है इसका अर्थ है कि कहीं ना कहीं रूड या एरोगेंट पर्सन, या ऐसा पर्सन जो जिद्दी स्वभाव का हो, एक बार अगर कहीं पर अटक गया तो अटक गया। और क्या कार्मिक कमी या गलती रही है आपकी तरफ से ये ज़ोडिएक साइन जो आपको आपके दारा कारक को मिला है, क्या एक्सप्लोर आप करना चाहते हैं? मैं कहूँगा कहीं ना कहीं आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं फैमिली को, एसेट्स को, एक्सप्लोर करना चाहते हैं मटेरियल को, क्योंकि टॉरस एक मटेरियल का ज़ोडिएक साइन है। और स्थिरता को, विवाह में स्थिरता, संबंधों में स्थिरता इज़ द बेसिक डिमांड ऑफ दारा कारका इन टॉरस। क्योंकि अगर कोई राशि स्थिर है वास्तविकता में तो वो है टॉरस। इससे ज़्यादा स्थिर आपको राशि कहीं देखने को नहीं मिलेगी, और ये एक यूरोपियन कल्चर की राशि है। इस राशि का बेसिक विरोध रहता है ऑर्थोडॉक्स कल्चर से। इसी वजह से अगर आपका दारा कारक टॉरस के अंदर है तो ये मान के चलिएगा कि किसी ना किसी समय पे पिछले या इस जीवन में आपके अरेंज विवाह को, संबंध को, आपके प्रेम संबंध को, आई एम सेइंग, दो लोगों ने, दुनिया ने जो है वो अपोज करा है, और काफ़ी स्ट्रांगली अपोज करा है। इसीलिए ये दारा कारका इज इन द वृषभ, वृषभ राशि के अंदर आके बैठा है। वृषभ एक बुल की राशि है, तो बुल टाइप ऑफ एनर्जी दिखाई देती है। हाईली अट्रैक्टिव, फिजिकल, सेक्सुअल राशि आप इसे कह सकते हैं। लेकिन इस राशि का बेसिक स्वभाव के अंदर, इसके बेसिक बिहेवियर के अंदर आपको नेगेटिव ट्रेट्स ऑफ जुपिटर दिखाई देंगे। या तो ये ओवर टीचिंग टाइप ऑफ एबिलिटी इनके अंदर हो जाती है, और अगर ऐसा होने लगा है किसी संबंध में, यू आर फीलिंग यू और योर पार्टनर बोथ आर टू मच रिलीजियस या टू मच लाइक टीचर टाइप ऑफ, एक दूसरे को नॉलेज देना एंड ऑल करते रहते हो, तो कहीं ना कहीं दिस इज समथिंग रियली वेरी कार्मिक। आपको आपके चार्ट में धनु नवांशा को देखना चाहिए। धनु नवांशा में अगर आपके प्लैनेट बहुत ज़्यादा हैं तो आपको इन जनरल अपोजिशन फील करना पड़ेगा या फेस करना पड़ेगा फ्रॉम द पार्टनर साइड और फ्रॉम द सोसाइटी साइड। ये अपोजिशन आएगा ही आएगा। और अगर किसी कार्मिक संबंध में हो वेयर हिज धनु इज़ वेरी एक्टिव, धनु के अंदर उसके बहुत सारे प्लैनेट्स हैं या उसका धनु बहुत एक्टिव हो गया है, तो ये भी इंडिकेट करता है कि भैया बहुत हैप्पी तो आप नहीं कह सकते संबंध को, एक कार्मिक संबंध कह सकते हो कि किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कटर कर रहे हो या पूरा करने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हो। ये राशि कब एक्टिवेट हो सकती है? वेल इसका एक्टिवेशन होता है मई से जून के मंथ में या फिर नवंबर से दिसंबर के मंथ में। तो इन दोनों मंथों में किसी संबंध के बनने की संभावना काफ़ी प्रबल है। एंड लुक वाइज तो यहाँ पे कोई कमी देखने को नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो केवल जुपिटर की तरफ से मिलेगी। बी द हेल्थ ऑफ योर पर्सन वो थोड़ी डिस्टर्ब रहेगी, या थोड़ा सा बैली फैट बहुत देखने को मिलता है टॉरस में अगर दारा कारक हो तो। जानिए क्या दिक्कत है टॉरस की, क्योंकि इसमें जुपिटर वर्क नहीं करता। तो अपने पार्टनर को देखना चाहिए बैली, थाइज, इन पे फैट, या फिर सेकंड क्या उसके ग्रैंडफादर से रिलेटेड कुछ इश्यूज उसने उसकी फैमिली ने फील करे हैं, फेस करे हैं। अगर ऐसा है इट इज़ इंडिकेटिंग कि ये पर्टिकुलर एक संबंध हो सकता है। नेम लेटर्स के बारे में अगर मैं कहूँगा तो वो हो सकते हैं UIGSA,
ये स्टार्टिंग के नेम लेटर्स हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट इन्हीं का आता है। जब तक हम नक्षत्रों पे नहीं जाएंगे, मैं एक नेम लेटर का सेट नहीं दे पाऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, ताकि हम आपको 1 2 3 तीन नेम लेटर्स के अराउंड अराउंड चीज़ों को ला सके या समेट सके। इसके अलावा भी कुछ नेम लेटर्स होते हैं, जैसे डी है, वी है, आर है, जे है, के है। ये भी नेम लेटर्स का इन्फ्लुएंस आपको संबंधों में आता हुआ देखने को मिल सकता है। कॉज इट इज टॉरस, आई विल से संबंध यहाँ पे भी एक से अधिक रहने की संभावना होती है, क्योंकि टॉरस एक ऐसी ज़ोडिएक साइन है जो स्थिर तो है, लेकिन इसका मन बहुत जल्दी से बाहर निकल जाता है। इसमें एक रोहिणी नक्षत्र है ना, तो वो ऐसा नक्षत्र है जल्दी से कट कर देता है, या फिर वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है कि एक संबंध से जल्दी से पूरा हो गया, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इस तरह की भी कुछ आदत यहाँ पे होती है। अगर हम मिथुन राशि की बात करें, वेल धाराकार का इन मिथुन राशि, तो क्या वो आत्मा की डिज़ायर है जो कंप्लीट नहीं हो पाई है? वेल मिथुन को अगर मैं सिंपल टर्म्स में कहूँगा तो मैथुन की राशि है। सेकंड, इस राशि का बेसिक मोटो है आई थिंक। बुद्ध की जो दो राशियां हैं उसमें ये थिंकिंग करती है, और कन्या जो है वो एनालाइज करती है, तो ये थिंक करती है, बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की राशि है, इसीलिए इसे एयर एलिमेंट का स्टार्ट कहते हैं, उद्गम ऑफ एयर एलिमेंट एंड स्टार्ट ऑफ राहु। अब आपका दारा कारक इन दो एनर्जीज के इन्फ्लुएंस में है, वो बुद्ध के इन्फ्लुएंस में है, राहु के इन्फ्लुएंस में है, तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पार्टनर कुछ करे ना करे, बट उसका थिंकिंग प्रोसेस तो स्काई रॉकेट है। सेकंड, आपके साथ भी यही है, जैसे ही आपका कोई रिलेशन बनेगा, योर थिंकिंग प्रोसेस ऑल्सो विल बी स्काई रॉकेट, हवा में चला जाएगा पूरी तरह से, दिन रात सोचना, विचार करना, डिफरेंट डिफरेंट तरह के आइडियाज़ माइंड में होना, और एक क्लैरिटी का अभाव होना इस राशि की बेसिक आदत है। ओवरऑल इस राशि को क्रिएटिव साइड पे रखा जाता है, तो मैं भी वही कहूँगा कि यहाँ पर अगर आपका कोई संबंध है या कोई रिलेशन है, तो उसमें क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी, झलकेगी। पार्टनर हो सकता है ओवर क्रिएटिव हो, पार्टनर हो सकता है किसी सोशल मीडिया, डिजिटल मार्केटिंग, किसी तरह की क्रिएटिव फील्ड या आईटी एंड ऑल क्रिएटिव फील्ड के साथ कनेक्टेड हो। और इस राशि का एक्टिवेशन होता है अराउंड अराउंड जून से जुलाई के समय। यहाँ पे ये राशि अपने आप को एक्टिवेशन के अंदर लेके आती है। जब राशि एक्टिवेट होगी तो कोई संबंध भी पर्सन का बन सकता है। सेकेंड बार इसका एक्टिवेशन होता है जनवरी से फरवरी में, तो इन दोनों टाइमिंग पे किसी पर्सन का आना, राशि का एक्टिवेशन होना काफ़ी पॉसिबल चार्ट के अंदर होता हुआ दिखाई देता है। इसके अलावा आप इस राशि में कुछ नेम लेटर्स को देख सकते हैं, जैसे VKHDY। ये नेम लेटर्स स्ट्रांगली इस राशि के अंदर रिफ्लेक्ट करते हैं। आगे के नेम लेटर्स जो हैं वो कम इन्फ्लुएंस करेंगे या अधिक इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आगे के नेम लेटर्स हैं IJP N, ये आगे के नेम लेटर्स हैं। श्रिंक करके मैं आपको नक्षत्र की सीरीज़ में चीज़ों को बता पाऊंगा, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। संबंध कार्मिक है या नहीं है, अपोजिशन किसकी वजह से आएगा? अपोज होगा कैप्रिकॉन की वजह से। कैप्रिकॉन इज अ जोडियक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। थिंकिंग में सबसे बड़ी समस्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाना, या फादर की तरह से अपोजिशन आना, तरफ से अपोज होना, या फिर थोड़ा फिजिकल अब्यूज़ हो जाना, ये 2 से 3 समस्याएं इस राशि के अंदर ऐसी हैं जिसके बाद कोई संबंध जो है वो स्थिर नहीं रह पाता या टिक नहीं पाता। तो इनका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चार्ट में भी मैं यही कहूँगा कि आपको ये देखना चाहिए कि आपके चार्ट के अंदर कहीं कैप्रिकॉन नवांशा में ज़्यादा प्लैनेट तो नहीं है। अगर हैं तो फिर एक कार्मिक रोलर कोस्टर राइड हमारे लिए रिलेशन के फेज रह सकते हैं। जितने प्लैनेट वहाँ पे उतने संबंध हमारे यहाँ पे। इन द फोर्थ, अगर हम कहीं कर्क राशि, तो देखिए गाइस, कर्क राशि और दाराकार का एक बहुत ही शानदार, आप कह सकते हैं कि बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन है, बहुत ही शानदार केमिस्ट्री है। क्योंकि कर्क राशि का बेसिक स्वभाव होता है आई फील, मैं फील करती हूँ। और जब भी दाराकारक यहाँ पे आगे बैठेगा, यू कैन फील अ लॉट, बहुत सारी चीज़ों को फील आप करना चाहोगे। और ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आत्मा पिछले जन्म में चीज़ों को फील नहीं कर पाई है। उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम करना, औरों की जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे रखना, इन सब चीज़ों की वजह से फीलिंग को कहीं ना कहीं दबा दिया, छुपा दिया, चीज़ों को फील अप नहीं कर पाना। दाराकार का अगर कैंसर राशि में होगा तो पर्सन बहुत सब कुछ फील करना चाहेगा, और शुरू के संबंध उसके ऐसे होंगे जिसमें द पर्सन इज जस्ट लॉस्ट, कंप्लीटली वो लॉस्ट आपको दिखाई देगा। क्योंकि फीलिंग्स यहाँ पे बार बार हर्ट हो सकती हैं, इसीलिए इसे चर राशि कहते हैं, मूविंग की राशि। अनेक संबंध लेके आती है, मल्टीपल कनेक्शंस लेके आती है। लेकिन क्योंकि कर्क राशि एक फीलिंग की राशि है, ज़्यादातर आपको कर्क राशि के लोग या तो संबंधों को इनिशिएट करते हुए नहीं दिखाई देंगे अगर उनका दारा कारक इसमें है तो, और द सेकंड अगर कर भी रहे हैं तो बस फैमिली के ही सराउंडिंग में, या अपनी सेम सिटी इनके सराउंडिंग में, या फिर आप कह सकते हो सोशल मीडिया एंड ऑल। क्योंकि यहाँ फीलिंग हर्ट होने का फियर भी पर्सन को बहुत स्ट्रांगली डराता है, सताता है। इस राशि का एक्टिवेशन यू विल सी अराउंड जुलाई से अगस्त। तो अगर आपका दारा कारक इस राशि के अंदर है तो जुलाई से अगस्त में कुछ संबंध बनने की संभावनाएं प्रबल मानी जा सकती हैं।
फॉर द कर्क दाराकार का। तो इससे भी चीज़ों को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। चेक करिए कि क्या कोई ऐसा संबंध उस टाइम पे रहा है। सेकंड, दूसरी बार इसका एक्टिवेशन होता है अराउंड यू कैन से फेब टू मार्च में इसका दूसरी बार एक्टिवेशन होता है। तो 2 बार ये एक्टिवेशन के अंदर सीधा सीधा जाती है, जिसमें कोई पर्सन कोई सोलमेट टाइप ऑफ एनर्जी आपके साथ कनेक्ट अप कर सकती है, लिंक अप कर सकती है। अगर ऐसा कुछ है तो डेफिनेटली आपको बताना चाहिए इन द कमेंट बॉक्स। अब हम कुछ नेम लेटर्स के बारे में बात करते हैं। तो नेम लेटर्स में यू कैन से DHSNG, ये स्टार्टिंग के नेम लेटर्स हैं जिनका सबसे स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस किसी रिलेशन के ऊपर आ सकता है। अगेन माई टर्म इज रिलेशन नॉट मैरिज। एंड सेकंड नेम लेटर्स हो सकते हैं TRPM, इनका भी कुछ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस हमें रिलेशन पे आता हुआ दिखाई देता है। सेकंड के जो नेम लेटर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस कम रहेगा, फर्स्ट के जो नेम लेटर्स हैं इनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहेगा। इस तरीके से चीज़ों को फिगर आउट या चेकआउट करना चाहिए। ये दारा कारक की व्यवस्था है। अगर हमारा कोई संबंध इस चार्ट के अंदर कार्मिक है, कैसे पता लगेगा? बहुत ईजी तरीका है। आपके चार्ट के अंदर आपको बस एक चीज़ देखना है, क्या मेरे चार्ट के अंदर आविल से कोई भी प्लैनेट, कोई भी ऊर्जा का क्षेत्र या कोई प्लैनेट, क्या कहीं कोई प्लैनेट कुंभ राशि में बैठा हुआ है, सॉरी कुंभ नवांशा में बैठा हुआ है क्या? अगर कुंभ नवांशा में बैठा हुआ है तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट इस संबंध में आएगा। जितने ज़्यादा प्लैनेट कुंभ नवांशा में है उस तरह का संबंध है, उस तरह उतने ही रिलेशन हम कह सकते हैं इन सिंपल टर्म्स रह सकते हैं किसी पर्सन के। सामने वाला आपके लिए कितना कार्मिक है समझना है तो बहुत आसान है समझना। उसके कुंभ राशि में देख लीजिएगा कितने प्लैनेट हैं, या क्या वो कुंभ राशि डोमिनेटेड पर्सन है। अगर है तो फिर यहाँ पर एक रोलर कोस्टर राइड की तरह यह संबंध रहेगा। और भी चीज़ों को आगे ले जाते हुए मैं कह सकता हूँ कि कुंभ राशि भी कवर्ड, कुंभ नवांशा भी कवर्ड, एंड या इस तरीके से इस राशि को या फिर इस राशि में बैठे हुए धाराकारों को व्यवस्थित किया जा सकता है, एडजस्ट किया जा सकता है। क्योंकि कुंभ राशि से यहाँ पर पर्सन को प्रॉब्लम आ रही है, कुंभ नवांशा इट मीन्स कि अगर आपका पर्सन बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ करता है, बहुत आउटिंग में करता है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, तो ये भी एक हर्डल क्रिएट कर सकता है संबंध के अंदर। क्योंकि कुंभ कुंभ इन चीज़ों को करेगा, और वो करेगा तो फिर वो एक हर्डल जनरेट करेगा स्टार्ट। देखिएगा इस सिंह राशि के बारे में कहा जाता है, इस राशि का बेसिक मोटो है आई विल। इनकी विल पावर सबसे स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। अगर आपके दारा कारक का कोई भी संबंध सिंह राशि से हो गया है तो इसका एक बेसिक पॉइंट तो यही बनता है कि आपके स्पाउस की, पर्सन की विल पावर आपको काफ़ी स्ट्रांग देखने को मिलेगी। सिंह राशि सूर्य की राशि है। जनरली सिंह राशि से दारा कारक का संबंध जो होता है वो आपको किसी भी पर्सन से मीटअप तब कराएगा, मिलना तब कराएगा जब या तो आप किसी पॉश इलाके में जाते हो, कॉज सिंह राशि पावर, स्टेटस, ऑनर की राशि है, और द सेकंड किसी स्टेट के, सिटी के कैपिटल में आप जाते हो, सबसे इंपॉर्टेंट इलाके में जब आप जाते हो वहाँ पर सिंह राशि रिफ्लेक्ट करती है और वहाँ पर मिलना किसी पर्सन के साथ होता है। थर्ड, हमें दारा कारक सिंह में ही क्यों मिला? कन्या में मिल जाता है, किसी और राशि में मिल जाता है। सिंह में मिलने के पीछे का एक रीज़न है। सिंह राशि जो है वो कहीं ना कहीं विल पावर की, स्ट्रेंथ की, डिज़ायर की और आपको स्टेटस की राशि दिखाई देगी। तो या तो मैरिज में पर्सन जाएगा ही तब जब उसके 2-3-4 चीज़ें हर्टअप हो जाएं कि भैया ये दुखी हो गया, इस वजह से ये पर्सन मैरिज की तरफ गया है। और द सेकंड, पर्सन मैरिज की तरफ जब जाता है जब सिंह राशि का इन्फ्लुएंस उसके जीवन पे आना शुरू होता है। कब ये राशि एक्टिवेट होती है? एक्टिवेशन के अंदर तब जाती है ये राशि जब मंथ होता है अगस्त या सितंबर का, उस टाइम पे ये राशि आपको एक्टिवेशन में दिखाई देगी। या फिर मंथ होता है फेब या मार्च का, वहाँ पे इस राशि के अंदर एक्टिवेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, आने लग जाता है। किसी पर्सन से मिलना इन पर्टिकुलर टाइमलाइंस के आसपास ये अराउंड हो सकता है। और पर्सन के अंदर ये तो मान के चलिएगा कि उसकी विल पावर पॉजिटिव साइड में आपके साथ मिलकर बहुत कुछ करना चाहता है, नेगेटिव साइड में स्टेटस या फिर अपने ईगो को लेके भिड़ जाता है, अटक जाता है, अड़ जाता है। क्योंकि ये स्थिर राशि है, इसमें अड़ना देखने को मिलेगा। एक जिद्दी स्वभाव हर स्थिर राशि का होता है। एक बार अगर किसी चीज़ पे अटक गए तो अटक गए, फिर आदमी सामने वाला चाहे भटकता रहे। इस राशि में हमारा दारा कारक बैठा हुआ है। इस दारा कारक का इस राशि में होना कहाँ से हमें समस्याओं को लेकर आता है? वेल, समस्या यहाँ पर उठ के आती है मीन नवांशा से। मीन नवांशा अगर आपके चार्ट के अंदर एफ्लिक्टेड है, उसमें प्लैनेट बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, तो जितने प्लैनेट हैं उतने संबंध पर्सन के हो सकते हैं, बन सकते हैं। दूसरा, मीन नवांशा का स्वामी जो है जुपिटर, उसकी स्थिति को देखिए। अगर वो एफ्लिक्टेड है तो भी मान के चलिएगा कि आपने कुछ ना कुछ ऐसा कराया जिसमें या तो किसी टीचर, किसी गुरु या फिर
फिर किसी सामाजिक संस्थान, इंस्टीट्यूशन, टेम्पल एंड ऑल इनकी तरफ डिवोटेड आप नहीं हुए हो, इस वजह से आपको आपका दारा कारक इस राशि में मिला है। और स्वभाव पर्सन के अंदर थोड़ा सा ये जिद्दी जो है बिहेवियर देखने को मिल सकता है। जैसे ही पर्सन आपके जीवन के अंदर आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चेंजेस पितृ दोष के अंदर दिखाई देंगे। फैमिली में कुछ ऐसे इवेंट होंगे जिनके बारे में कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि भाई यह हुआ तो क्यों हुआ। जैसे किसी को कोई हेल्थ इशू डायग्नोज हो गया या किसी को कोई हाउस होम चेंज करना हो गया, कुछ इस तरह के इशूज़ यहाँ पर्सन को इन सिंपल फॉर्मेट देखने को मिल सकते हैं। और मेरा मानना है आप आराम से जान सकते हो आपका पर्सन या पार्टनर कार्मिक है या नहीं है। अगर उसके चार्ट के अंदर कोई भी स्ट्रॉन्ग प्लेसमेंट मीन राशि के अंदर है तो कंफर्म रूप से वो कार्मिक है और आपको कोई लेसन देने के लिए आया है। और यहाँ पर लेसन है विल पावर का, यहाँ पर लेसन है डिवोशन का, यहाँ पर लेसन है बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से कि आपको किसी और पर्सन की बात को भी कभी कभी मानना होता है और चेंज अपने बिहेवियर में लाना होता है। कुछ नेम लेटर्स हैं इसके अंदर। नेम लेटर्स स्टार्टिंग के सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है। तो यहाँ पर नेम लेटर्स हैं MIHDAK, ये स्टार्टिंग के नेम लेटर्स हैं। और लेटर के आगे के नेम लेटर्स हैं JPT और V। मंथ और नेम लेटर्स का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी राशि आपको अफ्लिक्ट करेगी, परेशान करेगी, उसका थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए। इन द नेक्स्ट सेशन मैं विवाह के अंदर उपाय के ऊपर बात करूँगा कि कैसे एक ही इष्ट देवता के ऊपर कार्य करके हम विवाह में आते हुए हर चैलेंज से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं या उसको फिक्स अप आराम से किया जा सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टच में बने रहना है, कनेक्टेड रहना है। अब तो आप समझ चुके हैं कि सिंह राशि किस तरीके से अपने इम्पैक्ट को चैनलाइज करती है या जनरेट करती है। अगर हम बात करें कन्या राशि की कि कन्या में मेरा दारा कारक बैठा हुआ है, देखिएगा इस कन्या को वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मैरिज के पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छी या बहुत फेवरेबल राशि नहीं माना जाता या नहीं देखा जाता। डरने की बात नहीं है, ये चीज़ आपसे और एस्ट्रोलॉजर्स ने भी कही होगी कि कन्या मीन्स एक वर्जिन राशि, एक ऐसी राशि जो कि विवाह को जनरली निगेट करती है। क्यों करती है, क्यों हमें वो दारा कारक यहाँ पे मिला, जब हम इस पॉइंट को समझ जाएंगे तो हम उस कार्मिक एक्सेस से भी मुक्त हो जाएंगे। कन्या राशि का मेन मोटो है आई एनालाइज, मैं एनालाइज करती हूँ, एनालाइज करना चाहती है, छोटी छोटी सिचुएशंस के बारे में समझना चाहती है, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशंस को अंडरस्टैंड करना चाहती है। ये इस राशि की बेसिक आदत है। हमारा दारा कारक यहाँ पे होने का ही मतलब यह है कि हमारी आत्मा या तो किसी ऐसे पर्सन को लुक फॉरवर्ड कर रही है जो बहुत डिटेल्ड पर्सपेक्टिव हो, जिसका कि भैया हर चीज़ की बारीकी में चला जाता है, और द सेकंड हम हर चीज़ की बारीकी के अंदर जाना चाहते हैं और उसकी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन को समझना चाहते हैं। ऐसा पता है आपके साथ क्यों हुआ है? आपको आपके स्पाउस के बिहेवियर में दिखाई देगा कि भैया ये डिटेल ओरिएंटेड पर्सन है, थोड़ा डिटेल्स के ऊपर ये फोकस करता है। क्यों ये हुआ हमारे साथ? इसलिए हुआ क्योंकि कन्या में जब भी कोई प्लैनेट आके बैठता है तो उसको इन जनरल समस्या आती है मेष नवांशा की वजह से। मेष नवांश उसको परेशान करता है या पीड़ित करता है। आप अपने चार्ट के अंदर देख लीजिए, नवांशा कुंडली में या तो मेष के अंदर कोई प्लैनेट होगा या मेष का प्लैनेट मंगल खुद एफ्लिक्टेड होगा, खुद पीड़ित होगा चार्ट के अंदर। इस वजह से पर्सन को कई बार समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनके जीवन में, पिछले जीवन के अंदर भी, पास्ट लाइफ के अंदर भी ऐसे बहुत लोग आए हैं जो कि बच्चों जैसा बिहेव करते हैं। मेष इस तरह ही बिहेव करती है। सेकंड, मेष के बिहेवियर में आपको चेंजेस बहुत दिखाई देते हैं, तो काफ़ी हर्ट रहे हैं ये पास्ट लाइफ के अंदर, और इस जीवन के अंदर भी हर्ट हो सकते हैं मंगल से, मेष राशि से। अगर आपका पर्सन पार्टनर स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड है बाय मेष या मंगल तो ध्यान रखिएगा कि इस राशि को कुछ समस्याएं आ सकती हैं। मेष का कन्या का मंगल के साथ बनता हुआ जो संबंध होता है, मैं उसको थोड़ा ट्रिकी संबंध देखता हूँ, क्योंकि यहाँ पर प्लैनेट आके अपना कार्मिक रोल या कार्मिक इनपुट दिखाना शुरू कर देते हैं। तो इस चीज़ का हमें यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि अगर यहाँ प्लैनेट बैठा हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है, कन्या के अंदर कोई दारा कारक बैठा हुआ है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मंगल से या मेष राशि से थोड़ा सा बचिए, थोड़ा सा इससे अपने आप को सेफ गार्ड रखिए। और मैं मानता हूँ यहाँ पर कोई संबंध हमारा कब बन सकता है? संबंध बनने की संभावना है सितंबर से अक्टूबर के अंदर, और द सेकंड संबंध बन सकता है मार्च से अप्रैल के अंदर। इन 2 मंथों के अराउंड ड्यूरेशन टाइमलाइन के अंदर कोई संबंध इस चार्ट में इस पर्सन का बन सकता है। और भी अगर आप इस राशि के अंदर जाते हैं और गहराई में इस राशि के अंदर उतरते हैं तो आपको ये दिखाई देगा कि आपके स्पाउस के बिहेवियर में बुध का इन्फ्लुएंस आ रहा है। बुध का इन्फ्लुएंस का मतलब हो सकता है एनालाइज करता है IT, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री या फिर बिजनेस एंड ऑल, इनसे जुड़ा हुआ एक पर्सन है, और इस पर्सन की वजह से जॉब इनसिक्योरिटी आए, इस चीज़ को मैं बहुत ज़्यादा नहीं मानता हूँ। लेकिन अगर इस संबंध के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी है, चेंजेस बहुत हैं, फ्रिक्वेंट चेंजेस होते रहते हैं, तो थोड़ा डरना चाहिए, क्योंकि ये कार्मिक संबंध हो सकता है। विवाह में किसी भी तरह की समस्या आ रही है तो उसका रीज़न मैंने आपको अभी बताया है, समाधान मैं आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर बताऊँगा, जिसमें हम केवल और केवल दारा कारक एंड ईष्ट देव की बात करेंगे, हम समस्याओं से कैसे बाहर आ सकते हैं।
सेकंड, अगर हम तुला की बात करें, देखिए दारा कारक का तुला के अंदर होना इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट स्टोरी। दारा कारक अगर तुला राशि के अंदर है तो वो बहुत ही अलग तरीके से वर्कआउट करता है। क्यों अलग तरीके से वर्कआउट करता है? क्योंकि तुला राशि एक बैलेंस की राशि है। तुला राशि कहती है कि मैं हर चीज़ के अंदर बैलेंस स्थापित कर सकती हूँ। और तुला राशि जनरली मैरिज की राशि इसीलिए बनती है क्योंकि ये बैलेंस की राशि है, इसमें शांति है। इस राशि का तो बेसिक अगर आप मोटो देखोगे ना तो वो यही है, आई बैलेंस, मैं बैलेंस करती हूँ। तो यहाँ पे दारा कारक आके बैठ गया। दारा कारक क्या है? आपके रिलेशनशिप में जो भी इनकम्प्लीट डिज़ायर्स रही हैं पिछले जीवन में, उनको ये रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। इससे एक ईष्ट देव भी बनते हैं जो मैरिज में समाधान लेके आते हैं। और क्या वो बेसिक डिज़ायर है जो कंप्लीट नहीं हुई? इन एक्चुअल पास्ट लाइफ में हमें जिस भी संबंध में हम थे उसमें बैलेंस नहीं मिला। या तो आपने इनपुट अपनी तरफ से बहुत अधिक दिया, दूसरे पर्सन ने इनपुट बहुत अधिक दिया, बट वो बैलेंस स्थापित कभी भी नहीं हो पाया, या फिर हमारी मैरिज या फिर विवाह की तरफ चार्ट हमारा जा ही नहीं पाया इन द पास्ट लाइफ। तो दारा कारक अगर लिब्रा में हो तो इन जनरल लोग उसे अच्छा मानते हैं। मैं भी उसे एक अच्छी पर्सपेक्टिव से देखता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ मैरिज को लेकर इनसिक्योरिटी होती है। सस्टेन करने को और होने को, दोनों को लेकर इनसिक्योरिटी यहाँ आपको देखने को मिलेगी। इस राशि को परेशान कौन करता है? अगर आपका दारा कारक तुला में है तो बेसिक बिहेवियर फीचर्स में आपको दारा कारक का तुला में होना इंडिकेट कराएगा कि आपके स्पाउस की तरफ से वो बैलेंस करने का एक रिफ्लेक्शन होगा कि वो चीज़ों को या तो बैलेंस करना चाहते हैं या फिर उसको संभालना चाहते हैं, जो इसका बेसिक मोटो है। लेकिन यहाँ पर दारा कारक होने से हमें ये कैसे पता लगेगा कि पीड़ा कहाँ से आई है, तनाव कहाँ से आया है? वेल, तनाव यहाँ पर आया है कहीं ना कहीं वृषभ नवांशा से। अपने चार्ट के अंदर देखिए, अगर वृषभ नवांश के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या फिर वृषभ नवांश का स्वामी शुक्र एफ्लिक्टेड है, तो फिर हमें या तो संबंधों में दिक्कत आएगी या उतने ही एक्स्ट्रा संबंध हमें देखने को मिलेंगे। इस राशि के कुछ नेम लेटर्स होते हैं, जैसे कि आर हो गया, टी हो गया, पी हो गया, ये इस नाम राशि के, एस हो गया, ये स्टार्टिंग नेम लेटर्स हैं। कई बार बी एच इन वन कैटेगरी, बी एच भ जो नेम लेटर है वो भी इसके अंदर आ जाता है। एडिशनल के अंदर आप ले सकते हैं जी, वी, वाई, एन और जे। बेस्ट नेम लेटर्स के बारे में मैं बात करूंगा अगले सेशन में, जब हम नक्षत्रास के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम चीज़ों को और डिटेल में समझ पाएंगे। क्योंकि इस राशि में सूर्य नीच के होते हैं, तो सूर्य मीन्स फादर या फिर ईगो या फादर इन लॉ, इन दो तीन जगहों से समस्या आती हुई पर्सन को दिखाई दे सकती है अपने किसी भी ऑनगोइंग संबंध के अंदर। इवन सूर्य की दशा भी मैं नहीं मानता कि बहुत अच्छी रहेगी पर्सन को इन द संबंध या रिलेशनशिप। ये राशि एक्टिवेट कब होती है? अक्टूबर से नवंबर में एक्टिवेट होती है, और दूसरी बार इसका एक्टिवेशन होता है अप्रैल से मई के मंथ में। तो वहाँ पर कोई संबंध बनने की संभावना बहुत स्ट्रांग, बहुत पावरफुल किसी पर्सन के अंदर हो सकती है या फिर बन सकती। तारा कारक का स्कॉर्पियो राशि में होना, वेल स्कॉर्पियो का बेसिक मोटो क्या है? स्कॉर्पियो का बेसिक मोटो है आई डिज़ायर। स्कॉर्पियो की इच्छाएं अनंत है। ये वो राशि है जो कि मिस्ट्रीज की राशि है, जिसकी डेप्थ को समझा नहीं जा सकता, और जिसके अंदर रिसर्च करना, डेप्थ के अंदर चला जाना, गहराई में चले जाना और चीज़ों को बारीकी से समझना, ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यहाँ पर कौन सा प्लैनेट अच्छी तरह वर्कआउट करता है? केतु। तो इंडिकेशन क्या मिलता है कि केतु की कुछ ऐसी ऊर्जाएं हैं जो स्कॉर्पियो के साथ सही तरह से चैनलाइज होती हैं, जो कि हैं सोलमेट टाइप ऑफ ऊर्जा कम्स टू द दाराकार का। दाराकार का अगर स्कॉर्पियो में है तो पर्सन सोलमेट टाइप ऑफ पर्सन के साथ ही कनेक्टेड होना चाहेगा या कनेक्शन फील करना चाहेगा। तो इनके लिए अगर एक दो तीन कनेक्शंस की बात करें तो वो जनरली हो सकते हैं कि बने हुए हों, लेकिन एट द एंड वो डेप्थ फील नहीं हुई, इस वजह से वो नहीं चल पाया। इन जनरल संबंधों के अंदर काफ़ी गहराई आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी मिस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगी। और एक बार जब ये एक्टिवेशन होगा किसी भी संबंध के अंदर, जैसे ही पर्सन जाएगा, कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो और वृषभ राशि दोनों का एक्टिवेशन होगा। आपको कुछ इवेंट अपनी फैमिली में, अपने फाइनेंसेस के अंदर होते हुए दिखाई देंगे। जैसा कोई संबंध बनता है, जैसे कोई रिलेशन जो है वो एक्टिवेशन के अंदर जाता है। जैसा मैंने कहा, दारा कारक का स्कॉर्पियो के अंदर होना इंडिकेट करता है कि आत्मा की डिज़ायर रिलेशन के अंदर बहुत गहरी है, बहुत छुपी हुई है। इन आसानी से, आसान शब्दों से या फिर आसान तरीक़ों से वो उसको कंप्लीट या फिर प्राप्त नहीं कर सकती। इस वजह से दारा कारक स्कॉर्पियो में तो पर्सन को सेटिस्फाई होने में, या अगर एक संबंध में अटक गया तो अटक गया। ये स्थिरता है इस राशि की, ये स्थिर राशि है। एक बार अगर एक संबंध पे अटक गई तो अटक गई। तो इन लोगों को संबंध बहुत सोच समझ के बनाने चाहिए। एक गलत संबंध और इनकी लाइफ में आपको मैरिज में डीले होते हुए फिर दिखाई देंगे कि भैया फिर हो पाना ही बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ नेम लेटर्स मैं आपको बता सकता हूँ इस राशि के एक्टिवेशन के, और वो नेम लेटर्स हैं वाई, एन, जे, बी एच और के एच। के एच और बी एच एक दूसरे के साथ में है, जैसे कि भ और खा। इन नेम लेटर्स का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग आता है। और जो एडिशनल नेम लेटर्स हैं वो हैं टी, आर, पी, एम और आई। ये एडिशनल नेम लेटर्स हैं। इस राशि के अंदर नेम लेटर्स आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये राशि ही इस तरह की है। इसमें संबंध आपको मल्टीपल या एक से अधिक तो देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे।
कब इस राशि का एक्टिवेशन होता है, यहाँ बैठे धारा कारक का एक्टिवेशन होता है। ये एक्टिवेशन आपको देखने को मिलेगा नवंबर से दिसंबर के अंदर, जब इसमें कोई एक्टिवेशन हो सकता है, और दूसरी बार इसका एक्टिवेशन होता है मई से जून के अंदर। तो इन दो पर्टिकुलर टाइमलाइंस पे किसी संबंध का पर्सन के जीवन के अंदर आना बहुत स्ट्रांगली विजिबल होता है या दिखाई देता है। बात आती है कि धारा कारक यहाँ पर है ही क्यों। तो धारा कारक इन एक्चुअल रिलेशन के अंदर वो बेसिक डिज़ायर जो आपकी आत्मा पिछले जीवन में फील नहीं कर पाई थी, और इसको फील करने के लिए आप इस जीवन के अंदर आए हो। स्कॉर्पियो का मानना होता है मैरिज की सस्टेनेबिलिटी से। तो यहाँ पर जिसका भी दायरा कारक आके बैठ गया है, अगर एक संबंध बनता है तो उसको सस्टेन रखने की कोशिश यहाँ पे पर्सन करता है। दूसरा, स्कॉर्पियो कहीं ना कहीं इनलॉज के बारे में बताती है। तो या तो इनलॉज से हर्ट हुए हो पिछले जीवन के अंदर, या फिर इनलॉज के टुवर्ड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको कैटरअप नहीं किया गया, पूरा नहीं करा गया। और तीसरा, इस संबंध के बनने के पीछे का रीज़न इंटेंसिटी भी हो सकती है, कि जो रिलेशन में इमोशंस की इंटेंसिटी फील करनी थी वो हम नहीं कर पाए, और यहाँ पर उसको करने के लिए आए हैं। इन जनरल अगर यहाँ एक संबंध बना, उस पर पर्सन अटक गया, फिर मैरिज के चांसेस पर्सन को अपने आप ही कम होते हुए देखने को मिलेंगे, या फिर मान लेने चाहिए। नेम लेटर्स और एक्टिवेशन का टाइम मैंने आपको बताया है। और यहाँ पर पर्सन को सबसे अधिक दिक्कत कब आती है, कैसे मैं समझूँ कि मेरा स्कॉर्पियो का दाराकार का अधिक कार्मिक है दूसरे पर्सन से। सीधा तरीका है समझने का, अपने नवमांश में मिथुन नवमांश के अंदर देख लीजिए कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर मिथुन नवमांश में प्लैनेट अधिक हैं, या बुध एफ्लिक्टेड है आपके अंदर, आपके बर्थ चार्ट का, सीधा इंडिकेट करता है कि आपके संबंध एक से अधिक रहेंगे। और दूसरा, आपका दारा कारक कार्मिकली ज़्यादा एक्टिव है दूसरे पर्सन से। एंड इन द कार्मिक रिलेशंस एंड ऑल, अगर आपके पर्सन के चार्ट में मिथुन स्ट्रॉन्ग है, या मिथुन में बहुत प्लैनेट है, या बुध एफ्लिक्टेड है, ये भी इंडिकेट यही बात करता है कि ये रिलेशन या ये संबंध भी एक कार्मिक संबंध है। इस लाइफ का लेसन कहीं ना कहीं चीज़ों को समझना है, थिंक करना है। यहाँ पर रिलेशन का पूरा जो कर्म बना है वो थिंकिंग के ऊपर है। तो आपके रिलेशंस में ऐसी चीज़ें होंगी जिनको सोचते सोचते आपको 6-6 महीने 7-7 महीने कब निकल जाएंगे पता भी नहीं लगेगा। यही वो कर्म है जिसको कंप्लीट करने के लिए धारा कारक इस पर्टिकुलर ज़ोडिएक में आके बैठा हुआ है। कैसा पर्सन हो सकता है उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि इंटेंसिटी उसके अंदर से रिफ्लेक्ट होगी ही होगी, और ऐसी इंटेंसिटी जिसे दूसरे पर्सन ना समझ पाए, केवल आप उसको सेंस कर पाओ या फील कर पाओ। इसीलिए इसे फीलिंग का पर्टिकुलर ज़ोडिएक या दारा कारक समझना चाहिए। अगर हम बात करें धनु की, कि हमारा दारा कारक धनु राशि में है, वेल धनु राशि की भी एक अप्रोच है। धनु राशि की अप्रोच है देखना। धनु राशि की अप्रोच है देखना, चीज़ों को फिल्टर करना। दारा कारक का धनु राशि में होना ही इंडिकेट करता है कि पर्सन की पिछले जीवन की कहीं ना कहीं बेसिक डिज़ायर रिलेशनशिप के मैटर में धनु राशि से कनेक्टेड थी, और धनु राशि कॉज फिल्टर करना चाहती है, 10 में से एक संबंध या 2 संबंधों को पिक करना चाहती है, अच्छे से अच्छा संबंध अपने लिए चुनना चाहती है। ये इसकी बेसिक डिज़ायर है इस जीवन के अंदर। मल्टीपल ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को टिक कर लेना इनकी बेसिक डिज़ायर है। पिछले जीवन में हो सकता है कि फैमिली के फोर्स की वजह से, या फिर सही इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से अपने लिए एक परफेक्ट रिलेशन या संबंध पिकअप नहीं कर पाए हों, और उसे ये इस जीवन के अंदर करना चाहता है। इसीलिए आपका दारा कारक धनु के अंदर बैठा हुआ है। ये वो बेसिक डिज़ायर है जो ये चाहता है। किसी भी संबंध का जब इनिशिएट होना होगा तो धनु की एनर्जी से वो इनिशिएट होगा। कैसे इनिशिएट होगा? इंटेलेक्चुअल तरीके से होगा। लॉन्ग ट्रैवल आप करते हो और कोई पर्सन आपको मिल जाता है, ये एक तरीका हो सकता है। द थर्ड, मेरा मानना है कि किसी चीज़ का समाधान आप खोजने के लिए गए हो, जैसे कोई आध्यात्मिक प्रॉब्लम है, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम है, कोई कंसल्टेशन आपने लिया है, ये भी आपके संबंधों के एक्टिवेशन के अराउंड की एक वाइब्रेशन को इंडिकेट कर सकता है कि कुछ अब एक्टिवेशन के अंदर आने वाला है। अब एक्टिवेशन के अंदर किस मंथ में हो सकता है? वेल, मंथ वाइज ये राशि पूर्ण रूप से एक्टिवेट होती है दिसंबर से जैन के मंथ में, वहाँ पे इसका एक्टिवेशन टू द पीक होता है, और दूसरी बार एक्टिवेट होती है मई से जून के बीच में। इन दोनों टाइमलाइन पे इसका एक्टिवेशन होता है। मेरा मानना है कि अगर दारा कारक या आत्मकारक धनु से मीन राशि में बैठे हुए हों तो वो आत्मिक रूप से सबसे हैवी एक्टिव होते हैं, और यहाँ पर संबंध तो फैमिली की एक्सेप्टेंस से होता है, लेकिन पर्सन रिलेशंस के अंदर जाना चाहता है, वो अपने लिए बेस्ट ऑप्शन को फिल्टर आउट करना चाहता है। ये फिर भी पर्सन की एक बेसिक आदत होती है, नेचर होता है, क्योंकि उसकी सोल की ये बेसिक डिमांड है कि भैया धनु तो मुझे फील करना है, किसी संबंध को इंटेलेक्चुअल तरीके से ड्राइव करने की कोशिश मुझे करनी है। और जब ये नहीं हो पाएगा तो आप मानेंगे कि आपका भाग्य या फिर अध्यात्म या आत्मा श्रिंक होने लगी है, दबने लगी है। थोड़ा सा अगर इसके अंदर आगे जाएं तो हमें ये समझने में कि हमारा संबंध दूसरे पर्सन से कितना कार्मिक है। भाई, मेरा भी हो सकता है आत्मकारक या दारा कारक धनु में, दूसरे का भी हो सकता है, तीसरे का भी हो सकता है, बट किसका कितना कार्मिक है, कितने संबंध वो लेके आएगा, अगर ये जानना है तो आपको नवांशा में जाना होगा। और नवांशा में राशि देखनी होगी कर्क, कि कर्क राशि के अंदर कितने प्लैनेट बैठे हुए हैं, या कर्क का स्वामी चंद्रमा कहीं एफ्लिक्टेड तो नहीं है, और अगर वो है तो ये ध्यान रखिएगा कि आपके लिए भी संबंधों की संख्या वो मल्टीप्लाई कर देगा, एक से अधिक कर देगा। इसी चीज़ को आप अपने
पार्टनर के चार्ट में भी देख सकते हैं, अगर उसका कर्क राशि एक्टिव है, कर्क राशि में प्लैनेट बहुत अधिक है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये कन्फर्म रूप से कार्मिक संबंध है जिसमें लाइफ लेसन है कुछ। और लाइफ लेसन क्या है? लाइफ लेसन है फील करना। आई फील, ये कर्क राशि का बेसिक मोटो होता है। तो पिछले जीवन में या तो किसी संबंध को आप फील नहीं कर पाए हो, फीलिंग्स उसके अंदर बहुत कम थी, और ये इस जीवन में भी एक पैटर्न बन सकता है कि रिलेशन इज मोर ऑन द इंटेलेक्चुअल साइड बट लेस ऑन द फीलिंग साइड, एंड ये फीलिंग ना हो पाना ही एक पर्टिकुलर समस्या है जो हम लाइफ आफ्टर लाइफ फील करते हुए जा रहे हैं। इस राशि के कुछ नेम लेटर्स हैं, जैसे कि एन है, वाई है, टी है, आर है, ये इसके स्ट्रॉन्ग नेम लेटर्स हैं। एडिशनल के अंदर पी, एम, डी और सी एच, ये नेम लेटर्स भी इम्पैक्ट करते हैं। तो अगर आपका कोई प्लानट धारा कारक होकर इसमें बैठा हुआ है, इन नेम लेटरों से अपना प्रभाव वो जनरेट करेगा या लेके आने की कोशिश चार्ट के अंदर करेगा ही करेगा। अब हम बात करते हैं मकर की, कि अगर आपका दारा कारक मकर राशि के अंदर है। देखिए, मकर राशि को थोड़ा आप अगर समझना चाहते हैं तो मकर राशि का बेसिक मोटो होता है आई यूज़, ये चीज़ों को यूज़ करने की है, या आई वर्क, मैं काम करती हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को कैटर अप करने की राशि है। ये बहुत कार्मिक राशि है। दारा कारक आत्म कारक का मकर में होना ही इंडिकेट करता है कि विवाह या फिर आत्मा, दोनों की यात्रा एक सामान्य यात्रा नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कार्मिक चीज़ें जो है इम्प्लांट होकर बैठी हुई है। मकर राशि को अगर आप दुनिया में देखना चाहते हो तो पानीपत का मैदान, कुरुक्षेत्र का मैदान, तराइन की लड़ाई जहाँ पे हुई, जहाँ पे भी युद्ध होता है ना, ये राशि युद्ध की राशि है, संघर्ष की राशि है। जब भी कोई प्लैनेट इसके अंदर आके बैठता है, उससे रिलेटेड संघर्ष अपने आप हवाओं में चलने लग जाता है, क्योंकि ये दारा कारक है। विवाह संबंधों के अंदर थोड़ा संघर्ष तो ये अपनी तरफ से दिखाएगा, चाहे वो संघर्ष समाज की तरफ से हो, कास्ट कल्चर इश्यूज़, चाहे वो संबंध आपकी तरफ से हो, और एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़ेगी किसी संबंध को कैटर करने में या चलाने में, लेकिन वो संघर्ष यहाँ पे आएंगे। कुछ नेम लेटर्स होते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि डी हो गया, बी एच सी एच, भ, च, जी, सॉरी जे, इट इज़ नॉट जी, इट इज़ जे, एस, आर, ये कुछ स्ट्रॉन्ग नेम लेटर्स हैं जो शुरुआत में ही देखने को मिलते हैं, मतलब कि पहले के जो नेम लेटर्स मैंने बताए हैं इनका इम्पैक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग आता है। एडिशनल में नेम लेटर्स हो सकते हैं, एन है, वाई है, के है, आर है, ये एडिशनल नेम लेटर्स हो सकते हैं। इस राशि में धारा कारक का एक्टिवेशन कब होता है? जनवरी से फरवरी के मंथ में इसका एक्टिवेशन होता है। दूसरी बार इसका एक्टिवेशन कब देखने को मिलेगा? दूसरी बार इसका एक्टिवेशन आपको जून से जुलाई के मंथ में देखने को मिलेगा। ओवरऑल आपका दारा कारक कैप्रिकॉन के अंदर है। संघर्ष तो यहाँ पर है, इजी प्रोसेस रह पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, और आपके पर्सन के बेसिक बिहेवियर में भी कैप्रिकॉन के ट्रेड्स हो सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वर्क करना, काम करना, मदद करना लोगों की, इस तरह के बेसिक फीचर्स आ सकते हैं। जब भी आप किसी संबंध को इनिशिएट करोगे, कैप्रिकॉन की तरह ही करोगे संघर्ष में। जब तक आपको कोई प्रेशराइज नहीं करे, कोई पुश ना करे, फैमिली में डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई ना हो, कोई संघर्ष ना हो, इस राशि का संबंध में या रिलेशन में जाना थोड़ा सा मुझे इनएक्टिव रूप से ही दिखाई देता है। अगर वर्क लाइफ में बहुत काम है, संघर्ष है, चैलेंजेस हैं, थोड़ी ट्रबल हम फेस कर रहे हैं, दैन दिस राशि एक्टिवेट्स एंड किसी संबंध में जाती है। इस राशि में आपका दारा कारक है, मेरा हो सकता है, किसी और का हो सकता है, तो किसका सबसे कार्मिकली एक्टिव है समझना बहुत ईजी है। आपको अपने चार्ट में सिंह नवांशा में प्लानट देखने हैं। अगर आपके चार्ट में सिंह नवांशा के अंदर कोई प्लानट है या काफ़ी प्लानट है तो इंडिकेट है आपका दारा कारक हैवीली कार्मिक एक्टिव है। यही चीज़ अगर पार्टनर के चार्ट में भी है कि सिंह इज़ डोमिनेटेड हैवी, तो फिर समझ सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर कुछ ना कुछ कार्मिक डेफिनेटली है। क्यों ये रीज़न बना है, क्या कर्म है इसके पीछे का? इसके पीछे का कर्म है आई विल। कोई ना कोई रिलेशन में चीज़ें पिछले जीवन में फाइनलाइज होने वाली थी, बट विल पावर डाउन हो गई। यहाँ पे वही कार्मिक टेस्ट है, विल पावर का टेस्ट लिया जाएगा कि कितनी विल पावर है किसी संबंध के अंदर। दिस इज़ फॉर दारा कारका इन कैप्रिकॉन। समस्या हमने समझी है कैसे हैं, समाधान अगले सेशन के अंदर हम समझेंगे फ्रॉम द ईस्ट देवा पर्सपेक्टिव। तो उसके लिए आपको क्या करना है, टच में रहना है। दारा कारक का कुंभ राशि में होना, देखिए गाइस, दारा कारक वो प्लैनेट है जिसकी डिग्री आपके चार्ट में सबसे कम है। ये रिप्रेजेंट करता है सोलमेट एनर्जीज को, कौन सी वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट कर सकती है, और इसी के साथ साथ क्या वो ऐसी गलतियां रही, ऐसे कर्म रहे पिछले जीवन में जिसकी वजह से आपको ये दारा कारक इस राशि के अंदर मिला। क्या वो डिज़ायर है, इच्छा है रिलेशन के अंदर जो कंप्लीट नहीं हो पाई, जिसकी सर्च में हम घूम रहे हैं। कुछ राशियां ऐसी होती हैं जो दारा कारक को कंप्लीटली शेप करके रख देती हैं, बदल के रख देती हैं। उसमें से एक राशि है कुंभ राशि, दूसरी है मकर, कर्क, स्कॉर्पियो। क्यों इन राशियों में इतनी इंटेंसिटी होती है? क्योंकि ये राशियां कहीं ना कहीं पिछले जीवन से बड़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ी हुई हैं। कुंभ राशि को जजमेंट की राशि कहा जाता है, लाभ की राशि, जजमेंट की राशि। इस राशि से पिछले जीवन की अधूरी इच्छाओं का पता लगता है। दारा कारक का इसमें आना इंडिकेट करता है कि पूरे चार्ट का जो पोलर पुल है, ग्रेविटी पुल है,
वो उठ के कुंभ राशि की तरफ आ गया है, रिलेशनशिप की तरफ आ गया है, दारा कारक की तरफ आ गया है। तो मैरिज बिकम्स अ वेरी बिग थिंग फॉर पर्सन जिसके भी कुंभ के अंदर उसका दारा कारक बैठा हुआ है। कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्सन को मिलने में आपका फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, इनोवेशंस एंड ऑल, द 11th हाउस एनर्जी कैन हेल्प यू। इसी के साथ साथ आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस या आउट ऑफ बॉक्स मैरिज प्लानिंग या आइडियाज़ भी पर्सन को मैरिज के टुवर्ड आते हैं। इन्हीं आइडियाज़ को पिछले जीवन में अपोज किया गया था। तो यहाँ पर पर्सन अगर इस तरह की नई नई चीज़ों को सोचता है तो उसको जनरली दुख नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये वो ऊर्जा है जो आपके अंदर आएगी ही आएगी इस दारा कारक की इस राशि में प्रेजेंस की वजह से। इस राशि में राहु बहुत अच्छी तरह से वर्कआउट करता है। तो राहु तो वही प्लैनेट है जो आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग का प्लैनेट है, और इसी के साथ साथ डिफरेंट कास्ट कल्चर के रिलेशंस को बनाना इस राशि की बेसिक आदत होती है। इस राशि के कुछ नेम लेटर्स हैं, जिन नेम लेटर्स में स्ट्रांग रूप से आता है आई, सी एच, च, एस, जी, आर डबल आई। ये नेम लेटर्स इसके अंदर बहुत स्ट्रांग रूप से रिफ्लेक्ट करते हैं। और एडिशनल नेम लेटर्स में आप डाल सकते हैं जे को, वी, बी एच और के एच, ये एडिशनल नेम लेटर्स है। यहाँ पर इस राशि का एक्टिवेशन या इस राशि की बेसिक ऊर्जा का एक्टिवेशन कब हो सकता है? इस राशि का एक्टिवेशन हो सकता है फरवरी से मार्च के मंथ में। फेब टू मार्च के अंदर इसका एक्टिवेशन आपको देखने को मिल सकता है। और दूसरी बार इसका एक्टिवेशन कब होता है? दूसरी बार इसका एक्टिवेशन होगा जब लियो राशि एक्टिवेशन के अंदर जाएगी। वो आती है अराउंड सेप्टेम्बर। तो उस पर्टिकुलर मंथ में किसी संबंध के बनना बहुत पॉसिबल दिखाई देता है जब भी दारा कारक आपका इस पर्टिकुलर राशि के अंदर हो। अब आप कहेंगे मेरा दारा कारक भी इसमें है, पड़ोसी का दारा कारक भी इसमें है, तो कैसे एक कार्मिक लेयर स्थापित करें कि मैं ज़्यादा परेशान हूँ या वो परेशान है या कौन ज़्यादा कार्मिकली एक्टिव है? बहुत सीधा तरीका है इसको समझने का। आपको अपने चार्ट के नवमांश में देखना होगा कि आपके नवमांश में क्या कन्या नवमांश के अंदर काफ़ी प्लैनेट बैठे हुए हैं, और अगर है तो ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपका दारा कारक हैवीली एक्टिव है। सेकंड, आपको ये देखना होगा कि आपके पार्टनर के चार्ट में क्या कन्या राशि एक्टिव है या कन्या राशि का प्लैनेट बुध एफ्लिक्टेड है, पीड़ित है। अगर ऐसा है तो भी आपका जो रिलेशन है, जो कनेक्शन है, वो हैवीली एक्टिव है। और कार्मिकली एक्टिव होने का मतलब है अप एंड डाउन इसके अंदर चलते रहेंगे। इसी के साथ साथ थोड़ा सा एडिशनल पॉइंट हमें मिलता है कुंभ राशि के अंदर राहु की एनर्जी, शनि की एनर्जी, ये सब तो आती ही आती हैं, लेकिन कन्या बिकम्स अ पर्टिकुलर जोडिएक जो कि आपके रिलेशनशिप का पूरा कार्मिक जजमेंट देगी। कन्या राशि के बेसिक मोटो क्या है? आई एनालाइज। तो पिछले जीवन में संबंधों में हमारे साथ दिक्कत क्या हुई है? या तो हम उन्हें एनालाइज नहीं कर पाए, या उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, छोटी छोटी चीज़ों को, डिटेल को नहीं देख पाए। इस वजह से दारा कारक का एक्वेरियस में होना थोड़े चीटिंग को या इन्फॉर्मेशन हाइड ऑन होने को भी रिफ्लेक्ट करता है, जिससे कि पर्सन काफ़ी डरा हुआ रहता है। ये दारा कारक एक्टिवेट उसी कंडीशन में हो सकता है जब आपका सोशल मीडिया सर्कल थोड़ा सा कम हो, श्रिंक हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इन्वेस्टेड ना हो। अगर आप इन्वेस्टेड हैं, बड़े सोशल ग्रुप में हैं, तो फिर आपकी वो दारा कारक की डिज़ायर सेटिस्फाइड है। फिर आप दूसरे किसी संबंध में जाने में अपने आप को सोचेंगे कि मैं जाऊँ ही क्यों, क्या ही मुझे उससे मिलेगा। इस बात को समझिएगा। अगर हम कहें कि आपका दारा कारक मीन राशि के अंदर है, तो मीन राशि कैसी राशि है गाइस? मीन राशि का बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक मोटो है आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ। ये मीन राशि कहती है। जब मीन राशि ये कहती है तो दारा कारक इसमें बैठ के यही बात कहेगा, नई बात नहीं कहेगा। वो भी कहेगा आई बिलीव, मैं भी विश्वास करता हूँ। मीन राशि में बैठा हुआ दारा कारक इंडिकेट इसी ऊर्जा को करता है, द बिलीव करने की ऊर्जा को, कि जो भी होगा आई बिलीव, आई ट्रस्ट, मैं इसके अंदर पूरी तरह से विचार करके बैठा हुआ हूँ। सेकंड एडिशनल बात, आपके स्पाउस के बेसिक बिहेवियर में ये बिलीव करने की आदत हो सकती है, या आपके बिहेवियर में ये बिलीव करने की आदत हो सकती है। थर्ड, मीन राशि में बैठा हुआ दारा कारक कार्मिक रूप से तो एक्टिव है, लेकिन ये मोक्ष के करीब जा रहा है, मोक्ष के सॉल्यूशन के, अल्टीमेट सॉल्यूशन के करीब जा रहा है। यहाँ पर मैरिज इज़ नॉट अ मैरिज, इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि यहाँ पर ये सॉल्यूशन लेके आ रही है, कोई समाधान आपके जीवन में ला रही है। आपको कोई इशू है, चाहे वो वर्क का हो, चाहे वो प्रोफेशन का हो, चाहे वो जॉब का हो, चाहे वो रिलेशन का हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल का हो, किसी भी तरह का कोई इशू है, आपको जब भी कोई इशू आएगा, कोई समस्या आएगी, ऐसे ही ये चार्ट किसी संबंध में, किसी रिलेशन में जाने के बारे में इंटेंस फील करेगा कि शायद कोई और ही पर्सन है जो मुझे समाधान दे सकता है, या कनेक्शन है जो मुझे सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकता है। दारा कारक का मीन के अंदर होना एक एक्टिवेशन को लेके आता है अराउंड मंथ ऑफ मार्च से अप्रैल, वहाँ पर ये अपने आप को एक्टिवेशन के अंदर डाल देता है। दूसरी बार इसका एक्टिवेशन होता है सितंबर से अक्टूबर के टाइमलाइन पे, तो वहाँ पर भी कोई संबंध बन पाना काफ़ी पॉसिबल होता है इस राशि में, अगर आपका दारा कारक है तो। अब आप कहेंगे कि कौन सा वो लेसन है जो कंप्लीट नहीं हो पाया था? वेल, लेसन बहुत सिंपल है, और उस लेसन का नाम है बैलेंस का लेसन। बैलेंस नहीं कर पाए थे, बैलेंस नहीं हो पाया था पिछले जीवन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर इस पर्टिकुलर चार्ट के अंदर हो सकता है 2 पर्सन और हों, 2 लोग और हों जिनका भी दारा कारक मीन में ही हो। आपका कार्मिक एक्टिव है, इसका पता हमें किस चीज़ से चलेगा, किस राशि से चलेगा? तुला से चलेगा। अगर आपके नवमांश में तुला के अंदर काफ़ी प्लैनेट हैं, 1 है, 2 है, 3 है, या तुला का स्वामी शुक्र एफ्लिक्टेड है, तो ये मान के चलिएगा कि
कि आपके कार्मिक संबंध रहे हैं, पिछले में भी, पास्ट में भी रहे हैं और मल्टीपल संबंध रह सकते हैं। सामने वाले पर्सन के चार्ट में भी अगर तुला बहुत एक्टिव है तो यही पैटर्न वहाँ पे भी होगा कि संबंध बनता है, रुकता नहीं है, स्थिर नहीं हो पाता या उसमें ट्रबल्स का सामना करना पड़ता है। ये वो कार्मिक लेसन है, बैलेंस का लेसन, कि हम बैलेंस नहीं कर पाए थे। इस संबंध में सबसे बड़ी समस्या धारा कारक इन मेन मैंने यही देखी है कि एक डिवोशन डिमांडेड होता है, या तो मेरी तरफ से या सामने वाले की तरफ से, कि वो डिवोशन होना ही चाहिए, उसकी डिमांड यहाँ पे होती है और यही डिमांड संबंधों का चल पाना मुश्किल कर देती है। कौन से नेम लेटर्स हैवीली एक्टिव हैं? आर डबल आई, री नेम लेटर बहुत एक्टिव है, जी है, एस है, डी है, पी है, सी एच और बी एच दोनों को साथ लेना है, च और भ, ये भी काफ़ी एक्टिव है इसके अंदर। और एडिशनल के अंदर टी नेम लेटर भी इसके अंदर एक्टिविटी अपनी रिफ्लेक्ट करता है, दिखाता है। ऐसे कोई नेम से कोई संबंध बनना पर्सन का काफ़ी पॉसिबल हो सकता है। जैसे मैंने कहा मीन के अंदर क्या समस्या है, तुला, और राशियों के अंदर भी मैंने उन प्रॉब्लम को या उस पॉइंट को आप करने की कोशिश करी है। नेक्स्ट के अंदर हम इनका समाधान देखेंगे, तो उसके लिए आई स्ट्रांगली थिंक कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करेंगे। थैंक यू गाइस।